बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लेक्चर नंबर 17, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं लाइन इंटीग्रल की वो हम देखेंगे। व्यूवर, इस लेक्चर में आप लोगों ने जो चीज़ देखनी है उसमें सबसे पहली बातें कुछ याद रख लें। नंबर 1, लेक्चर हमेशा तरतीब से सुना करें ताकि आपको लेक्चर की समझ आए। और अगर आपने लेक्चर को तरतीब से सुना और बाज़ औक़ात आप ये सोचते हैं कि पूरे एक लेक्चर के अंदर आपको सारी चीज़ें समझ नहीं आती, तो इट मीन कि आपको ऐसा नहीं होता। किसी भी लेक्चर में आपको सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि ये कनेक्टेड लेक्चर हैं और इनका ताल्लुक कुछ ऐसा भी होता है जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में जाके वो पिछली चीज़ें समझ आती हैं। तो इसलिए आपने स्टडी को कंप्लीट और प्रॉपर वे से करना है। आप अगर फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लेक्चर को स्टडी कर रहे हैं तो आप तरतीब से चलते जाएं और लेक्चर को वहाँ रोक लें जहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला है, उसको गौर से देखें और फिर आगे चलते जाएं। होप सो कि आपको किसी भी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आप इस तरतीब में चलें। ओके व्यूवर, आज जो हमारा काम है वो है डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल। जो कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल है इसकी डेफिनेशन क्या है? तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान है। ज़ाहिरी बात है, अगर ये एक स्मूथ कर्व दी हुई है तो ये लाइन थोड़ी नहीं है, तो ये लाइन नहीं है। तो सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि ये जो है ये लाइन बन जाए। अब लाइन कैसे बनेगी? तब बनेगी कि जब हम इसको छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। तो हर दो डॉट के दरमियान का जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम लोग कह देते हैं कि ये एक लाइन बन गई है। ठीक है, ये हम सपोज कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक एक पार्ट को अलग-अलग से मतलब ये कि कैलकुलेट करके आपस में सम अप कर देते हैं। तो देखें हमारे पास है, हम कहते हैं जी टी नाट, जैसे ये जी नाट है, जी नाट के ऊपर जो टाइम फैक्टर है टी नाट है, जी वन पे जो है वो टी वन है। इसी तरीके से हमने कहा कि एक टी नाट है, इधर जी नाट है, टी वन है, जी वन है, टी एन माइनस वन है, जी एन माइनस वन है, इस तरह टी एन है और जी एन है। ये हमारे पास हमने इसको सब डिवाइड कर दिया, जो कि आप इसको समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमने ये कहा कि इनको हमने डिवाइड कर दिया। जब हम डिवाइड करेंगे तो फिर हमने कहा यहाँ पे जी जे मीन के दरमियान में से कुछ भी उठा लें। मतलब ये कि आप देखें यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ पे जी एम माइनस वन है, ठीक है, ये एक्साई है या समथिंग कुछ ऐसा लिखा हुआ है ये। तो ये जो पार्ट है आप इसको देखें तो इस तरह चलते चलते जी एम है और जी पे चला जाता है। लेकिन बात ये है कि हम कहते हैं कि ये हमने कहीं से दरमियान से कोई ले लिया, जनरली ये ले लिया, वो ले लिया, कोई एक पॉइंट लिया जी जे, और फिर हम ये कहते हैं टी नाट और टी वन के दरमियान में से एक टी ले लिया। यानी जो आप यूँ समझें इन दोनों के दरमियान में एक टाइम जो है वो टी ले लिया, और जी जे जो है ये भी आपने यहीं से कहीं से दरमियान से ले लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको अगर सम कर दें हम इस सारे पोर्शन को, तो हमारा जो एस एन होगा m इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ ये एक्साई m डेल्टा जी एम। ये क्या चीज़ लिखी हुई है? इसका मतलब ये है कि आप अगर देखें, अच्छा ये जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये एक्साई वन है, एक्साई वन है। वन मीन कि हम बात करें जनरली, आप अभी आप अपने माइंड में ये रखेंगे, देखें यहाँ पे टी नाट है, यहाँ पे टी वन है, यहाँ जी नाट है और जी वन है। इन दोनों के दरमियान और भी बहुत सारे अगर पॉइंट ले लें और उनके दरमियान में जाके हम ये करते हैं कि उस पॉइंट को एक पॉइंट को हम जी जे कह देते हैं, यहाँ कहीं पे है, और एक जो है उसके अगेंस्ट एक टी जे ले लेते हैं। जब टी जे और जी जे ले लेंगे तो उसके बदले में हमारे पास जो चीज़ आएगी इंटीग्रल के बाद वो आ जाएगी एक्साई वन, वो जो फंक्शन होगा वो आ जाएगा एक्साई वन। ऐसे ही आगे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्साई टू, फिर उससे आगे जाएंगे तो एक्साई थ्री, इस तरह। यानी यहाँ पे क्या आ गया, एक्साई वन, एक्साई टू, इसके सेंटर में एक्साई थ्री। सेम यहाँ जाएंगे जब इन दोनों के दरमियान तो यहाँ आ जाएगा एक्साई एम। तो हम कहते हैं कि जो एक्साई एम है उसकी सपोज इंटीग्रेशन ये आ रही है एस एन इक्वल टू एफ ऑफ एक्साई एम इंटू डेल्टा जी एम, यहाँ पे हैं दरमियान में कहीं हम। तो हमने इसको यूँ लिख लिया
यानी अब हम इस तरह के सारे पोर्शन को सम अप कर दें, यानी इस पूरी लाइन को हमने सिंपल तरीके से सम अप किया है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि सम अप करने के लिए एक और तरीका होता है हमारे पास, जिसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो भाई हम इस सम की जगह अगर हम इंटीग्रल अप्लाई करें तो इसको हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल, और ये लिखा ऐसे जाता है इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जी डी जी, और इसको हम यूँ लिखते हैं, ये जो है ना ये क्लोज है, क्लोज इंटीग्रल। तो क्लोज मीन के आप यहाँ कहीं से मूव हुए दोबारा उसी जगह पे आए, आप सी एफ ऑफ जी इंटू डी जी, क्लोज यहाँ पे लिखा है सी अगर क्लोज बात हो तो अब यानी कि हमारा मकसद ये है कि एक लाइन दी थी, इसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे, हमने छोटे छोटे पीस बनाए, बना के उन सब को कैलकुलेट किया, ये बना। फिर हमारा मसला ये हुआ कि हम इन पीस को एक साथ ही अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। हमने सिंपल कैलकुलस में भी बिल्कुल सेम यही चीज़ वहाँ स्टडी की है, और वहाँ पे ये चीज़ आपको पहले से क्लियर भी होगी। अगर नहीं है तो आप कैलकुलस का जो लेक्चर है उसको भी देख लें, जो हम रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए कर रहे हैं। ऑल पाथ ऑफ द इंटीग्रेशन फॉर कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल आर एज्यूम टू बी पीस वाइज स्मूथ, दैट इज़ दे कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट मेनी स्मूथ कर्व जॉइंट एंड टू एंड। ये क्या बात लिखी हुई है, ये एजम्पशन ये है कि हमने इतने छोटे छोटे पीस लिए हैं कि हर पीस हमें स्मूथ बिल्कुल स्ट्रेट सा लग रहा है, ऐसे बिल्कुल स्मूथ है। तो ये जो है हमारे पास है, और हर एक पीस जो है वो दूसरे के साथ कनेक्ट है। मतलब जब हमने ये फार्मूला यूज़ किया ऐसा कोई पार्ट नहीं बचा जो मिस हो गया हो, कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई, और इसका रिज़ल्ट भी वही आएगा जो इससे आएगा। तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान है। अच्छा, आज अभी हम देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो अप्लाई की जाती हैं लाइन इंटीग्रल के ऊपर। तो देखें ये लाइन इंटीग्रल है, तो वो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम K1 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दें, इंटीग्रेशन इसकी अलग कर दें, इसकी अलग कर दें। ये कैलकुलस के अंदर ही ऐसे ही होता है। इसी तरीके से साइन जो हैं वो हम कैसे चेंज करते हैं। अगर देखें Z0 और Z लिखा हुआ है एफ ऑफ जी डी जी, तो हम इन दोनों की जगह चेंज करें तो साइन बदल जाता है। यानी कि आप इसको नीचे लिखें और इसको ऊपर लिखें तो साइन जो होगा चेंज हो जाएगा 2। और तीसरे नंबर पे है जब हम पार्टीशन करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे C था एफ ऑफ जी डी जी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया C1 एफ ऑफ जी डी जी। इसका मतलब ये होता है, देखें आप अगर इस C को पार्टीशन ऐसे करें, यानी यहाँ से A से लेके B तक हो ये, तो आप यहाँ पे लिखोगे A से लेके दरमियान में कुछ और डाल दो C, और फिर C से लेके B तक। मतलब ये कि आपने इसको पार्ट बना सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाली वैल्यू वही लिखते हैं दोबारा यहाँ पे, और ये वाली भी वही चीज़ है एफ ऑफ जी डी जी, लेकिन लिमिट बदलती हैं। लिमिट यूँ बदलती हैं, सपोज़ आप कहते हैं कि यहाँ 1 से लेके 3 तक है, 1 से लेके 3 तक है, तो आपका ये लिखा हुआ है 1 से लेके 3 तक। फिर हम इसके पार्ट बनाते हैं, 1 से लेके 2 तक यहाँ लिख देते हैं और 2 से लेके 3 तक यहाँ लिख लेते हैं, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसमें कॉम्प्लेक्स लाइन की जो एग्जिस्टेंस है इसको लेके, बल्कि इसको मैं इसी में इंक्लूड कर देता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। ये आपकी सेटिस्फैक्ट्री के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या ये चीज़ जो हमने ऊपर ये स्टडी की है यहाँ पे, क्या ये एग्जिस्ट करती है या नहीं। मतलब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये 3 की फॉर्म में लिखी जा सकती है कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखें एग्जिस्टेंस कैसे करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल। तो अब आप देखें कि हम यहाँ पे ये चीज़ आप जानते हैं, ये एफ ऑफ जी है, इसको हम यू लिखते होते हैं, इसका यू कंपोनेंट होता है और ये वी कंपोनेंट है, जो कि हमने शुरू में ये पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स इसको कहते होते हैं। आपने पढ़ा था कि एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन और एक होता है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड। तो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन है, इसलिए इसको यूँ लिखा जाता है। अब यहाँ पे हमने लिखा है एक्साई एम में भी, इसको शायद कुछ और भी और पढ़ते हों, आई डोंट नो। तो फ़िलहाल मैं इसको एक्साई एम कह रहा हूँ। एक्साई एम इक्वल टू एक्साई एम प्लस आयोटा ईटा एम। ये क्या चीज़ लिखी हुई है इस तरीके से, डेल्टा जी एम इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई एम। तो इसका मतलब ये है कि आप वही जो लाइन नहीं है उस लाइन के दरमियान में आप वो जो पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे थे यहाँ पे, तो इनके दरमियान में जैसे ये एक्साई एम आया हुआ है, यानी कि 2 जी के दरमियान में कुछ है ये, ठीक है।
ये यहाँ पे है और डेल्टा जी एम इन्हीं के सेंटर में कहीं पे है, यानी इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है। अब ये इसको आपने यहाँ से देखा तो अब हमारे पास है ये वही लिखा हुआ है एक्साई एम, इसको ये एक्साई है अगर तो इसको हम पढ़ लेते हैं एप्सिलॉन एम, मे बी इसकी शेप तो कुछ और सी है, प्लस आयोटा ईटा एम है। तो ये हमारे पास है इसमें इस वैल्यू में इसके ये दो पार्ट हैं, इस तरह इसके भी दो पार्ट हैं, ये आपको डेल्टा एक्स एम और ये। अब जब हम एस एन अप्लाई करते हैं जो कि इक्वेशन नंबर 2 में है, u प्लस आयोटा वी, ये हमने क्या किया है u प्लस आयोटा वी, और क्या किया हमने इसकी वैल्यू पुट की है एफ ऑफ जी की, u प्लस आयोटा वी ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी है, और साथ में हमने क्या किया यहाँ पे जो था हमारे पास डेल्टा जी उसकी वैल्यू यहाँ रख दी है, यानी हम वो जो शुरू में ऊपर एस एन वाली इक्वेशन थी उसमें हमने एफ ऑफ जी और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब हमने क्या किया इसको इससे और इसको u को यहाँ एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 वैल्यू आएंगी, यानी आपस में सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई होके 1, ये 2 आयोटा वाली 2 ये आ गई, ये बन गई। अब हम यहाँ पे देखें दीज सम आर रियल, ये जो सम है ये रियल है, ये जो है सिंस f इज़ कंटिन्यू, यहाँ पे f क्या है कंटिन्यू है, एंड u एंड v आर कंटिन्यूस, और u और v भी कंटिन्यू है। हेयर इफ़ वी लेट n अप्रोच इन्फिनिटी द aforementioned way, then the greatest delta x m and delta y m will approach 0, and each sum on the line right becomes the real line integral। यहाँ पे हम ये कहते हैं, देखें हम ये कह रहे हैं कि हमें हमारा इस आयोटा से अभी कोई लिंक नहीं है, हम ये कहते हैं u कंटिन्यू है, उसके ऊपर सम अप्लाई करें तो कैलकुलस ये कहती है कि आप उसको यूँ लिख सकते हैं, और अगर आप v को भी इस टर्म में u को इस टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम बात करें कैलकुलस की कि वहाँ पे है, क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है और सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे भी रियल है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो ये सारी हमने यूँ लिख ली, क्योंकि आयोटा वाला पार्ट ही बाहर निकल गया, तो सारा का सारा रियल होने की वजह से हमने इसको यूँ लिख लिया। इससे ये बात वाज़ेह हुई कि जो ऊपर हमने इक्वेशन पढ़ी थी वो बिल्कुल ठीक थी, यानी कि जो हमने ये इक्वेशन है इसकी वेरिफिकेशन के लिए हम ये कर रहे थे, इस टर्म को इस टर्म में लिखा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।